हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पढ़ाई लर्नर्स में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 9th का साइंस का चैप्टर 1 करने वाले हैं, लॉस ऑफ मोशन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप ध्यान देखना। साथ में आप टेक्स्ट बुक भी रखना ताकि आप टेक्स्ट बुक और वीडियो साथ में देखो तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो। और ये चैप्टर्स आपके काफ़ी सारे फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से देखिएगा। तो इस चैप्टर में चलिए देखते हैं हम लोग देखने क्या वाले हैं एक्चुअली। हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे। उसके साथ हम लोग देखने वाले एक्सेलरेशन क्या होता है, और सबसे मेन कंसेप्ट न्यूटन के 3 लॉस और उसके रिलेटेड जो भी न्यूटन ने हमको मोशन के रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेस दिए थे, इक्वेशन दिए थे, वो सब हम लोग इस चैप्टर में अच्छे से डिराइव करने वाले हैं और उसको ऑब्टेन करके देखेंगे किस तरह से वो फॉर्मूलेस फॉर्म हुए। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के इस वीडियो में आपको पेज 1 टू पेज 5 के कंसेप्ट बताने वाला हूँ। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो वीडियोस पार्ट में आएगी, तो आप सभी पार्ट को देख लेना। अभी जो हम लोग अभी टॉपिक करने वाले हैं तो वो है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मोशन तो मोशन का एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि मोशन का एक रफ आइडिया मैं देता हूँ कि अभी आपके सामने कोई भी एक चीज़ है, आपने वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, वो एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, तो वो मोशन में है, अदरवाइज वो रेस्ट में है। तो ये कंसेप्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते इस टॉपिक में है क्या। तो पहले आपको एक क्वेश्चन देखी गई है, कैन यू टेल में, या तो डू यू नो होगा। उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल यू सेंस मोशन, हाउ विल यू एक्सप्लेन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द मोशन। यानी कि आपको कुछ बहुत एग्जाम्पल दिए हैं, नीचे 4 नाम दिए हैं, उन चारों नाम में से आपको डिस्क्राइब करना है या आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टर्म जो है वो मोशन में है और कौन सा टर्म जो है वो एब्सेंस ऑफ मोशन में, यानी कि वो रेस्ट में है। तो वो टर्म्स जो है वो कुछ इस प्रकार है कि आपको द फ्लाइट ऑफ बर्ड, अ स्टेशनरी ट्रेन, लीव्स फ्लाई थ्रू एयर, अ स्टोन लाइन ऑन अ हिल। तो ये 4 आपको एग्जाम्पल दिए, तो हमको मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये 4 में से कौन सा मोशन है। आपको भी इजीली मालूम पड़ जाएगा। आप इधर ही आप कमेंट कर दो कि कौन सा मोशन में है कौन सा मोशन में नहीं है, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले एक बार मोशन और रेस्ट का डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर ले इजीली। तो इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन, अदरवाइज इट इज सेड टू बी इन एट रेस्ट। यानी कि जब भी एक ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, ये अगर अपने सराउंडिंग के थ्रू मूव कर रहा है, आगे या पीछे या ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो वो रेस्ट में, वो मोशन में है, अदरवाइज वो रेस्ट में है, यानी कि वो स्टिल पोजीशन पे है, वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह से ये चारों ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये है द फ्लाइट ऑफ बर्ड। तो जैसा कि देख सकते हो आप, जो बर्ड है ये अपने जगह से उड़ रही है, यानी कि अपने जगह से मूव हो रही है। ये वाला जो हमारा फ्लाइट ऑफ बर्ड है ये मोशन में। तो आगे अगला एग्जांपल देख लेते हैं, स्टेशनरी ट्रेन। आपको जो ट्रेन दिख रहा है ये एकदम स्टेशनरी पोजीशन पे है, ये ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, ये एकदम स्टिल है, यानी कि ये रेस्ट में है। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है लीव्स फ्लाइंग थ्रू एन एयर। सो जैसा कि आप देखो, जैसे कि लीफ है, ये जो अपने सराउंडिंग के हिसाब से मूव हो रहा है, यानी कि ये भी किस में है, ये भी मोशन में है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं, अ स्टोन लाइन ऑन हिल। तो देखो ये हिल है, इसको सपोज कर लो हिल है, इसके ऊपर ये जो स्टोन्स रखे हैं ये तो एकदम स्टेशनरी है, ना तो ये इधर जा रहे हैं ना तो उधर जा रहे हैं, ना लेफ्ट जा रहे हैं ना राइट जा रहे हैं, यानी कि ये भी रेस्ट में है। तो हम लोगों ने देख लिया किस तरह से जो 4 एग्जाम्पल है कौन से रेस्ट में थे और कौन से मोशन में थे। तो नेक्स्ट हम की तरफ जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अभी मैं आपको इसका एक रफ आइडिया देता हूँ, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज़ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो मिनिमम डिस्टेंस है ना, उसका जो मेजर होगा या जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। पॉइंट ए से पॉइंट बी कितना उसका मिनिमम डिस्टेंस है, वो एक दूसरे से कितना दूर है मिनिममली, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अदरवाइज जो ऑब्जेक्ट है वो कितना उस पे ट्रैवल किया, उस पाथ पे ट्रैवल किया, वो कितना दूर ट्रैवल किया, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया, चलो आगे देखते हैं। तो अभी आपको कुछ बहुत क्वेश्चंस दिए गए थे डू यू नो में, मैं आपको वो सॉल्व करा देता हूँ। तो पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ टेक्स्ट बुक है। तो पहला दिया है मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द डिफरेंस एज शोन इन द फिगर 1.1 ए। यानी कि इस फिगर में हमको
ए से बी तक जितने पॉसिबल में अपने को डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं हम लोग, वो हमको करना है। तो मैं एक मिनट हाईलाइटर लेता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देखो, अभी ए से या तो बी से ए तक जाने का कितने पॉसिबल वे से, या तो वो इस टाइप से जाएगा, वो इस पाथ से जाएगा, या तो फिर वो इस पाथ को कंसिडर करेगा, ये B2 पाथ। यानी कि हमारे पास टू वे से A टू B जाने के। हम लोग डायरेक्ट सीधा नहीं जा सकते, हमको पाथ तो यही दिया है, हमको बीच में पाथ नहीं दिया है। तो हमारे पास दो वे है, तो अगर हमको मेजर करना रहा डिस्टेंस A और B में, तो हम लोग दो वे से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है, नाउ मेजर द डिस्टेंस अलॉन्ग द डॉटेड लाइन, विच ऑफ द डिस्टेंस करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू एंड वाई। अभी आप लोगों को क्या बोला है कि ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन आपको दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस हमको मेजर करना है। तो अगर इसका हम लोग डिस्टेंस मेजर करें तो डिस्टेंस तो मेजर हो ही जाएगा, लेकिन क्या ये डिस्टेंस करेक्ट है? नहीं, ये डिस्टेंस करेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि बी जो है और जो ऑब्जेक्ट है वो बी से ए ट्रैवल नहीं करेगा, वो या तो दो पार्ट से ही ट्रैवल कर सकता है। तो हमको पता है डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना एक ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया उसके मोशन के वक्त, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। तो ए से बी तो उसका कोई मोशन ही नहीं होगा, वो जाएगा नहीं डॉटेड लाइन, तो इधर कोई डिस्टेंस नहीं होगा, वो दो ही पॉइंट से डिस्टेंस ले सकता है। तो जो वैलिड डिस्टेंस होगा वो बी टू ए इस पार्ट से होगा, और ए टू बी या तो बी टू ए इस पार्ट से होगा। ओके, अभी मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन दिखा देता हूँ। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन वाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसा कि मैंने बोला था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना उसने ट्रैवल किया ड्यूरिंग इट्स मोशन, उसके मोशन के वक्त, वो उसका डिस्टेंस होगा। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इज अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फिनिशिंग पॉइंट। यानी कि इन दो के बीच में कितना मिनिमम डिस्टेंस है, वो हमको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अभी ये जो शीतल का और प्रशांत का एग्जांपल दिया है, वो उसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया है और उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इस डायग्राम के हेल्प से इधर क्या क्या दिया है। तो ये शीतल एंड प्रशांत का हाउस है, ये संगीता हाउस है, यानी कि शीतल की दोस्त का हाउस है, और ये स्कूल है। तो चलिए एक क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं हम लोग क्या है। शीतल फर्स्ट वेंट टू हर फ्रेंड संगीता's हाउस ऑन हर वे टू स्कूल। यानी कि जो शीतल है वो संगीता के घर पे गई और फिर उधर से स्कूल गई है, ठीक है। और उसी वक्त प्रशांत वेंट अ स्ट्रेट फ्रॉम द होम टू द स्कूल, बोथ आर वॉकिंग विद द सेम स्पीड, हु विल रीच द रेस्ट टाइम टू रीच द स्कूल एंड वाई। यानी कि जो शीतल है वो तो पहले जाएगी संगीता के घर, संगीता के घर के बाद वो जाएगी स्कूल में। प्रशांत ने क्या किया, प्रशांत ने एक सीधा लाइन, मतलब सीधा रोड होगा, उसी रोड से सीधा स्कूल चले गया। तो हम लोग को पता है, अभी आप लोग को पता हो गया है कि शीतल का जो डिस्टेंस है वो प्रशांत के डिस्टेंस से ज़्यादा होने वाला है, ट्रैवल जो उसने किया। और जो घर से प्रशांत और शीतल के घर से संगीता का घर 500 मीटर दूर है, यानी कि 500 मीटर दूर है, और संगीता के घर से स्कूल 1200 मीटर दूर है। यानी कि टोटल शीतल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, 1700 मीटर ट्रैवल किया, और प्रशांत ने 1300 मीटर ट्रैवल करके स्कूल गया। तो अभी जो इस क्वेश्चन का आंसर है, मैं आपको फॉर्मूला और सम्स की मदद से मैं देता हूँ। तो अभी हमको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका जो फॉर्मूला है वो आपको टेक्स्ट बुक में आगे दिया हुआ है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप देख लो। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इजी फॉर्मूला है। तो इधर मैंने दो टर्म डिवाइड किया, एक शीतल एक प्रशांत है। तो चलिए आते हैं शीतल के वक्त। मैंने क्या किया है, स्पीड ऑफ शीतल एंड प्रशांत मैंने 10-10 कंसिडर किया है, यानी 10 मीटर पर सेकेंड मैंने कंसिडर किया है। तो और मैंने जो भी डिस्टेंस है वो मैंने इस फॉर्मूला में पुट कर दिया है। तो जैसे कि आप देखो, जो शीतल का स्पीड होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड, जो प्रशांत का स्पीड होगा 10 मीटर पर सेकेंड, और जो डिस्टेंस ट्रैवल बाय शीतल होगा वो पहले तो जाएगी संगीता के घर, यानी कि 500 मीटर ट्रैवल की, फिर संगीता के बाद स्कूल गई, यानी कि 1200 मीटर वो और एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है, उसके लिए उसका जो टोटल होगा वो 500 प्लस 1200 होगा। लेकिन प्रशांत ने डायरेक्ट 1300 मीटर ट्रैवल करके वो सीधा स्कूल गया है, यानी कि उसका डिस्टेंस 1300 मीटर होगा। तो नेक्स्ट जैसे कि आप देखो, जो अभी अपना जो प्लस होकर 1700 हो जाएगा, 500 प्लस 1200, और ये टाइम और 10 इधर शिफ्ट हो गया, ये इक्वल के बाद ये शिफ्ट हो जाता है, और हम लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद टाइम इक्वल टू 1700
अपॉन 10 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने टाइम को इधर भेजा, 10 को इधर ले लिया। तो अगर अभी हम लोग देखा जाए तो टाइम इज इक्वल टू 170 सेकेंड ऑफ शीतल एंड प्रशांत का 130 सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ने दोनों का टाइम निकाला। तो इधर से आपको एक कंफर्म हो रहा है कि जो प्रशांत ने उसने कम टाइम लिया और जो शीतल उसने ज़्यादा टाइम लिया। तो उस क्वेश्चन का आंसर ये है, तो प्रशांत कम टाइम लेगा और शीतल ज़्यादा टाइम लेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे कंसेप्ट देखते हैं। तो इधर आपको एक और एग्जांपल दिया है जिसकी हेल्प से आपके जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा, वो पूरी हद से क्लियर ही हो जाएगी अगर आपने अच्छे से इस एग्जांपल को देखा और किया तो इधर एक फर्स्ट आपको दिया हुआ है जो सिचुएशन दी है वो इस प्रकार। सो एवरी मॉर्निंग स्वारली वॉक्स अराउंड द एज ऑफ द सर्कुलर फील्ड, यानी कि एवरी मॉर्निंग जो स्वारली नाम की एक लड़की है जो कि पूरे सर्कुलर फील्ड पे क्या करती है, दौड़ती है या रन करती है या वॉक करती है, वॉक किया दिया है इधर। तो ये सर्कल कितने का है, यानी कि इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 100 मीटर्स, यानी कि इधर से इधर का जो रेडियस है वो इसका 100 मीटर्स है। तो एज शोन इन द फिगर 1.2, इफ़ शी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए से उसने एक राउंड लिया, हाउ मच डिस्टेंस हैज़ शी वॉकड एंड व्हाट इज़ हर डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस निकालने के लिए तो सिंपली ये हमारा रेडियस दिया है ना, तो रेडियस से हमको इस सरकमफ्रेंस फाइंड करना, तो 2πr से हम लोग इसका सरकमफ्रेंस फाइंड करके इसका डिस्टेंस तो निकाल लेंगे। अगर एक राउंड ली तो, अगर 2 राउंड लेगी तो उसका डबल हो जाएगा उसी डिस्टेंस जितना आएगा। तो अब मान के चलो अगर डिस्टेंस 100 आता है, अगर डिस्टेंस 100 आता है तो एक राउंड लिया तो 100 मीटर्स, तो लेकिन रेडियस तो 100 ही है, तो उस हिसाब से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना और उस हिसाब से इसका डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। और जब उसने 2 राउंड लिया तो 200 मीटर, इस तरह से डिस्टेंस तो ऐड होता जाएगा। बट इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसने एक राउंड लिया यानी कि ये इधर से घूमकर रिटर्न इसी पॉइंट पे आ गई है, उसी पॉइंट पे वो रिटर्न आई है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, आप सोच रहे होगे कि उसका डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा जितना डिस्टेंस होगा, नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ ये नहीं है, उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो इसके लिए हो जाएगा, मान के चलो ये आपका ए है तो हम लोग ने A1 ले लिया पॉइंट जहाँ पे उसने अपना वॉक ख़त्म कर लिया, लेकिन A=A1 है क्योंकि वो तो सेम पॉइंट है, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, ज़ीरो है, यानी कि अपने का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। तो यहाँ ये बात नहीं है कि अगर डिस्टेंस हमारा 100 मीटर है तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 100 मीटर होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो डिस्टेंस हमारा ज़ीरो होगा, ऐसा कोई टर्म नहीं है। ये टोटली डिफरेंट टर्म्स हो गए। डिस्टेंस मतलब कितना एक्चुअल पार्ट ट्रैवल किया उस ऑब्जेक्ट ने फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट ड्यूरिंग मोशन, और डिस्प्लेसमेंट वो टर्म हो गया दो पॉइंट के बीच में कितना मिनिमम डिस्टेंस है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो सिचुएशन दिया है वो कुछ इस प्रकार है कि इफ़ एक कार है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी से स्टार्ट किया उसने, गोज टू पॉइंट क्यू, उसने पी से क्यू तक ट्रैवल कर रहा है वो कार, एंड उस देन रिटर्न टू पी, यानी कि रिटर्न पी पे आ रहा है, हाउ मच ए डिस्टेंस हैव बिन ट्रैवल हैज़ बिन इट ट्रैवल एंड व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो फिर से मैं आपको वही टर्म बता रहा हूँ, जिस सेम टर्म सिचुएशन है, इधर जो कार है वो पी से क्यू गया, लेकिन क्यू से फिर रिटर्न आ गया पी पे, यानी कि डिस्टेंस जब वो पी से क्यू गया तो 360 मीटर था, और जो रिटर्न आएगा तो कितना हो जाएगा, वो 360 प्लस 360 हो जाएगा, यानी कि 720 मीटर्स वो ट्रैवल करेगा, क्योंकि डिस्टेंस ऐड हो रहा है। उसने कितना एक्चुअल ट्रैवल किया है, यानी कि उसने तो 720 मीटर्स ट्रैवल किया है, तो उसके लिए डिस्टेंस तो उसका 720 मीटर्स हो जाएगा। बट जब डिस्प्लेसमेंट की बात हुई तो फिर वही टर्म है, लेट्स कंसिडर इसको P1 कर लेते हैं, जहाँ तो P1 कर लेते हैं इसको, या तो A1 कर लेते हैं जहाँ पे इस ये आके स्टॉप हुआ, ये दो पॉइंट इक्वल है, तो उसके लिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वो उसी पॉइंट पे आके रुक गया है, मिनिमम डिस्टेंस ज़ीरो है। ठीक है, चलो आगे का टॉपिक देखते हैं। तो इस पूरे टॉपिक में से हमको दो चीज़ों को ध्यान में रखनी है, जितना भी अभी पीछे एग्जाम्पल किया कि डिस्टेंस इज़ द एक्चुअल part traveled by an object in a motion while going from one point to another point, whereas the displacement is the minimum distance between the starting and the finishing point। ये जो आपको जो भी डेफिनेशन दिया है इसको आप लर्न कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
जैसा कि मैंने आपको बताया, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय इट मे नॉट बी जीरो। इसको आप 2-3 बार पढ़ो तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आपको सेंटेंस दिया है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि डिस्टेंस भी ज़ीरो हो जाएगा, या तो डिस्टेंस आपका ज़्यादा है तो इसका मतलब नहीं कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता। तो यही टर्म है कि इसको आपको समझ लेना है। ये टॉपिक को आपने समझा तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो कि हमारा है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी, तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं आपको आगे डिफरेंस बताऊंगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, और मैं आपको बताता हूँ इन दोनों का रफ आइडिया। तो स्पीड क्या होता है कि आप एक मान के चलो एक पाथ है, तो ये इधर गाड़ी है, तो जो गाड़ी है वो इस पूरे पाथ में कितने कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट भी रह सकता है, चेंज भी हो सकता है, लेकिन चाहे तो कांस्टेंट रह सकता है स्पीड, लेकिन वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे अलग होगी, इस डायरेक्शन पे अलग हो जाएगी, 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 क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन भी डिपेंड्स करता है वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के पहले, क्योंकि वो जो भी डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी इसमें कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो एक रफ आइडिया था, चलिए आगे हम लोग देखते हैं और अच्छे से। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जो आपके टेक्स्ट बुक में जो स्पीड का फॉर्मूला दिया है वो कुछ इस तरह से कि जो आपका जो दिया है वो स्पीड इजकल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम रिक्वायर्ड दिया है। तो वही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही दिया है, वही स्पीड है। आप उसका फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में आया तो आप ये फॉर्मूला लिखना आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। नेक्स्ट हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा है व्हाट आर वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ ही होता है, तो इसका डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो मैं भी हुआ था। तो देखते हैं। तो वेक्टर अ फिजिकल क्वांटिटी विथ बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन इज कॉल्ड एज द वेक्टर क्वांटिटी, और स्केलर अ फिजिकल क्वांटिटी विथ ओनली मैग्नीट्यूड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इधर तो मैंने आपको डेफिनेशन दिया, अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज़ वेक्टर एंड व्हाट इज़ स्केलर। तो वेक्टर के अंदर आपको दो इन्फॉर्मेशन मिलती है। पहला तो एक मैग्नीट्यूड मिलेगा, और दूसरा आपको जो मिलेगा वो आपको डायरेक्शन मिलेगा। ये आपको मिलेगा वेक्टर में, और डायरेक्ट मतलब जो स्केलर क्वांटिटी होगा उसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। किस तरह से मैं आपको बताऊँगा। मान के चलो ये आपका घर है। अब किसने बोला कि आपका घर से 10 मीटर दूर पे एक पेड़ है, 10 मीटर दूर पे एक पेड़ है, आप जाके उस पेड़ को ढूंढ के लो। तो 10 मीटर तो काफ़ी कम डिस्टेंस है, तो आप आसान से ढूंढ लोगे, वो पेड़ तो दिख जाएगा। लेकिन सपोज ये 10 किलोमीटर है, तो क्या ये ढूंढना पॉसिबल हो जाएगा? पेड़ तो एक कॉमन टर्म होगा, या एक मानिए चलो यूनिक की पेड़ है, तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन दिया और आपको ढूंढना है। तो क्या आप ढूंढ पाओगे 10 किलोमीटर में कि भाई मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है, आपको मालूम ही नहीं? तो ये 10 मीटर आपका डिस्टेंस हो गया। बट वही जो आपको बोल दिया कि आप जाओ नॉर्थ ईस्ट में, आप जाओ साउथ में, आप जाओ साउथ वेस्ट में, तो ये आपको एक डायरेक्शन बता रहा है। तो इसमें आपको एक प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, और इस इन्फॉर्मेशन को लेकर आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप उस पेड़ को ढूंढ लो। तो ये जब एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि भाई इस सिर्फ डिस्टेंस इतना है, तो वो हो गया आपका क्या, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अभी अब डायरेक्शन भी बता रहा है, और बता रहा है कि इतना डिस्टेंस दूर है, तो वो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें हम लोग समझने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ही टर्म ले लेते हैं। तो डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस में आपको बता दिया जाता है 10 मीटर्स दूर है, जैसा कि मैंने बता दिया आपको नीचे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है वो आपको बताता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें आपको क्या मिल जाता है कि एक डायरेक्शन में कितना दूर हो गया। तो इसमें से आपको पता चल जाएगा, इसमें आपको दो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, मैग्नीट्यूड भी मिल रहा है, डायरेक्शन भी मिल रहा है। तो इसके लिए ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। सिमिलरली अगर स्पीड की बात करें, तो स्पीड क्या होता है, वो स्पीड किसी भी डायरेक्शन में कांस्टेंट हो सकते हैं, बट वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में कांस्टेंट होगी। अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, आपको दो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। इसके लिए क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसी तरह ये डिफरेंस है। आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो जाएगा होगा।
अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार रिवाइंड करके देख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ गया तो आगे आपको फिजिक्स में काफ़ी हेल्प होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द क्वांटिटीज डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट आर द स्केलर एंड विच आर द वेक्टर। यानी कि आपको कितने दिए हैं, 5 टर्म दिए हैं, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें से आपको क्या करना है, इन सभी को कैटेगराइज करना है कि कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर है। तो हमको पता है डिस्टेंस इज एन स्केलर क्वांटिटी, speed is an scalar quantity, time is an scalar quantity, while velocity is an vector quantity, displacement is an vector quantity। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ आपको इस तरह से दिया हुआ है कि द डिस्टेंस ट्रैवल इन अ वन डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि एक ही डायरेक्शन में एक यूनिट टाइम में कितना एक डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। यूनिट टाइम आपका सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, हावर भी हो सकता है। एंड अगर लार्जर यूनिट लेना चाहो तो वो 1 ईयर तक भी जा सकता है। और जो डिस्प्लेसमेंट एट अकर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। जो दो डेफिनेशन आपको दे दिए गए हैं वेलोसिटी के, यहाँ पे दोनों डेफिनेशन याद कर लो, एग्जाम में आएंगे, लिख देना, फुल मार्क्स स्कोर कर लेना। चलिए आगे जाते हैं। अब आगे आपको वेलोसिटी का एक फॉर्मूला दिया है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम। तो आप जैसे देख सकते हो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट दी गई है, ना कि डिस्टेंस दी गई है। तो ये डिफरेंस है स्पीड के फॉर्मूले में और वेलोसिटी के फॉर्मूले में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इधर आपको डू यू नो बॉक्स में ये 3 पॉइंट्स में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है तो वेलोसिटी के बारे में। चलिए उसको रीड कर लेते हैं। द यूनिट ऑफ द वेलोसिटी एंड द स्पीड आर द सेम। जो वेलोसिटी और जो स्पीड का जो भी यूनिट होगा वो सेम होगा, यानी कि मीटर पर सेकेंड सेम फॉर स्पीड और सेम फॉर वेलोसिटी। तो और किलोमीटर पर हावर सेम फॉर वेलोसिटी, सेम फॉर स्पीड। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट है इन दी SI सिस्टम द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, वाइल इन द सीरीज सिस्टम इट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये 2 यूनिट दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। स्पीड इज द रिलेटेड टू दी डिस्टेंस वाइल वेलोसिटी इज रिलेटेड टू दी डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि हम लोग देखा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाइल वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि जब भी हम स्पीड की टर्म की बात करें तो हम लोग उस वक्त डिस्प्लेसमेंट को काउंट करेंगे, वेराज जब हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो उधर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट टर्म को यूज़ करना है। अब थर्ड पॉइंट में देखिए क्या दिया है, इफ़ द मोशन इज अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन द वैल्यू ऑफ द स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम। जैसा कि मैंने बोला, इस पॉइंट में ये दिया है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन में अगर स्पीड है और वेलोसिटी हम काउंट करें तो वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन दे कैन बी डिफरेंट वेलोसिटी इन द डिफरेंस दैट कैन बी अकर इन यूनिट टाइम। डायरेक्शन सेम नहीं रहा, अगर डायरेक्शन अलग हुआ तो स्पीड तो कांस्टेंट रह सकता है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। चलिए, तो ये डिफरेंस ये बताया गया है इस पॉइंट में। और जैसे कि हमने देखा वेलोसिटी का एक डेफिनेशन दिया है, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट दैट अकर इन यूनिट टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट्स ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन द वेलोसिटी। तो देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको पहला आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया है, चलिए उससे कर लेते हैं। तो इधर आपको वो क्या बोला है, ये सचिन है जो कि मोटर बाइक पर ट्रैवल कर रहा है। एक्सप्लेन व्हाट विल बी हैपन इन द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग दी सचिन राइड। हमको एक्सप्लेन करना है जब सचिन राइड कर रहा है तो ये कुछ बहुत कंडीशन दिए, उस हिसाब से क्या चेंजेस होगा उसके स्पीड में, वेलोसिटी में। तो देखते वो what will be effect on the velocity of the motorcycle if the speed increase or decrease but if the direction remain unchanged। यानी कि जब स्ट्रेट डायरेक्शन, ये देखो ये पिक्चर में दिखाया कि स्ट्रेट डायरेक्शन है, सेम रोड है, तो अगर स्पीड बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, स्पीड कम हो रहा है तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, डायरेक्शन चेंज होगी तभी वेलोसिटी चेंज होगी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन अ केस ऑफ द टर्निंग ऑन द रोड will the velocity and the speed will be same? The answer is no। अभी जैसे कि आप देखो ये जब रोड से टर्न ले रहा है तो क्या वेलोसिटी सेम रहने वाला है? नहीं रहेगा, क्योंकि इसी पॉइंट पे अपना ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन स्पीड पक्का रहेगी, यानी कि स्पीड जो है वो हमारा कांस्टेंट रहेगी बट वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ सचिन चेंजेस डायरेक्शन ऑफ द मोटर बाइक कीपिंग इट्स स्पीड कांस्टेंट व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी। तो हमने तो बोला ही था कि अगर वेलोसिटी हमारे चेंज होती है डायरेक्शन की चेंजिंग में, लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी तो चेंज होने वाला है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है और स्पीड कांस्टेंट रह सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ़ ऑन अ टर्निंग सचिन चेंज द डायरेक्शन एज वेल एज द स्पीड ऑफ द मोटर बाइक व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स वेलोसिटी।
सेम बोला है ऑन टर्निंग सचिन आप उसका डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं एज वेल एज स्पीड भी चेंज कर रहा है, तो स्पीड में चेंजेस होगा और वेलोसिटी भी चेंज होगा। ओके, तो ये टर्म था। इस तीनों पिक्चर में ये वेलोसिटी के टर्म्स को आपको अच्छे तरह से क्लियर करने के लिए एग्जांपल दिए गए थे, तो आई होप आपको ये वाला समझा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इधर आपको 3 पॉइंट दिए, इसी के एक्सप्लेनेशन दे। चेंजिंग द स्पीड वाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम, चेंजिंग द डायरेक्शन वाइल कीपिंग द सेम स्पीड एंड चेंजिंग द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन। ये बताया कि इन तीनों में क्या हो रहा है, ये आपको पॉइंट में टेक्स्ट बुक में लिख के दिया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सो आपको इधर डू यू नो बॉक्स में एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी, चलो उसको देख लेते हैं। द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर द स्पीड एज वेल एज द डिस्टेंस टाइम वाज द गैलीलियो। सो गैलीलियो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पीड को फाइंड किया था डिस्टेंस और टाइम अपॉन जो फॉर्मूला बना था हमारा, वो गैलीलियो ने बनाया था, ये आप समझ लो। द स्पीड ऑफ द साउंड इन अ ड्राई एयर इज 343.2 meter per second, while the speed of the light is about 3 into 10 raised to meter per second. ये 10 raised to meter per second है, इधर ये मिस्टेक है, ये 10 raised to meter 10 raised to 8 meter per second है। The speed of the revolution of the earth around the sun is the 29,770 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो इसमें से ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो इधर आपको उन दोनों की डेफिनेशन दी गई है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन मूविंग विथ एन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब जो उसका डिस्टेंस जो कवर कर रहा है उसके अंदर इंक्रीमेंट और जो उसके टाइम के अंदर इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो सेम नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है और या तो स्पीड में। जैसे कि अगर मान के चलो 20 सेकेंड बढ़ रहा है और फिर 10 सेकेंड बढ़ रहा है, मतलब ये 20 सेकेंड बढ़ रहा है फिर 30 सेकेंड, यानी कि बीच में कितने का 10 सेकेंड का इंटरवल का 10 सेकेंड का गैप है। सिमिलरली अगर स्पीड में बात करें, अगर 30 से बढ़ रहा है 40 से बढ़ रहा है, बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना गैप हो गया, दोनों के बीच में 10 गैप हो गया, तो यानी कि एक कौन सा हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा। लेकिन वही अगर 50 हो गया तो यानी कि इधर तो 10 है लेकिन इधर 20 हो गया, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। तो सिंपल डेफिनेशन से काफ़ी इजी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आप नॉन यूनिफॉर्म का भी एकदम ईजी दिया है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी मूविंग विथ एन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, उसके लिए आपको एक एग्जांपल दिया है अमर अकबर एंथनी का, जो कि कार में ट्रैवल कर रहे हैं अलग अलग वेलोसिटी से। तो आपको एक टेबल दी गई है, तो इस टेबल के बेस्ड आपको कुछ बहुत क्वेश्चन पूछा है। तो पहले हम लोग इस टेबल को अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप जैसे कि देखो 5 बजे था, फिर 5:30 बजा, 6 बजा, 6:30 बजा, 7 बजा, 7:30 बजा, 8 बजा, इतने की रीडिंग ली गई है। आप इन दोनों टाइम स्लॉट में अगर डिफरेंस देखो तो हाफ एन आवर है, इन दोनों में भी हाफ एन आवर है, हाफ एन आवर है, यानी कि हाफ एन आवर का इंटरवल है। और अभी अकबर को देखो तो तीनों का जो स्टार्टिंग है वो 0 है। तो अकबर ये अमर है, अमर इन किलोमीटर डिस्टेंस जो कवर हुआ है, पहला उसने 20 किया, 40 किया, 60 किया, 80 किया, 100 किया, 120 किया। सिमिलरली अकबर में देखें तो 18 किया, 36 किया, 42 किया, 70 किया, 95 किया, 100 किया। सिमिलरली एंथनी देखा तो 14 किया, 28 किया, 42 किया, 56 किया एंड 70 किया एंड 84 किया। तो अगर आप ध्यान से देखो अमर की बात करते तो इन दोनों के बीच, इन दोनों स्लॉट के बीच में कितना डिफरेंस है, 20 का, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अकबर में देखते हैं, अकबर में अभी इधर 18 किया, ठीक है, सेकंड में 36 है, लेकिन फिर 42 कर लिया, यानी कि इधर डिफरेंस हो गया, इधर 48 होना चाहिए, फिर इधर डिफरेंस हो गया, इधर डिफरेंस हो गया, इधर डिफरेंस हो गया, यानी कि अकबर जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। सिंपली अब एंथनी में देखते हैं, एंथनी में क्या हो रहा है, 14 किया, 28 हुआ, ठीक है, 42 हुआ, ओके, 56 हुआ, 70 हो गया, 84 हो गया। तो यहाँ देख सकते हो आप, ये भी सेम अमर जैसा ही ट्रैवल कर रहा है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसका अगर हम लोग स्पीड देखा जाए तो इसका स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है,
यूएस लिख देता हूँ। इसका जो स्पीड है वो भी यूनिफॉर्म स्पीड है, वैराज इसका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, ओके, लेट्स सी आगे का क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द नोटिंग ऑफ द डिस्टेंस मेड बाय अमर, अकबर एंड एंथनी। हमने देखा था, आपने देखा था कि 30 मिनट्स का गैप हो रहा है सभी स्लॉट्स में, तो द आंसर इज 30 मिनट्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हु हैज़ कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किस किस ने इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया है। तो जैसे कि आपने देखा अमर ने किया है 20 सिंपली, एंथनी ने भी किया है 14 फिर 28 42 और इस तरह से उसने भी किया है। ओके, तो द आंसर इज अकबर, अमर एंड एंथनी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आर ऑल द डिस्टेंस कवर बाय अकबर इन द फिक्स टाइम इज इंटरवल टाइम। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो अकबर का टाइम है वो चेंज हो रहा है, इधर से तो बराबर है लेकिन इधर से चेंज हो गया, इस टर्म से चेंज हो गया, तो द आंसर इज नो। नेक्स्ट देखते हैं कंसिडरिंग दिस डिस्टेंस कवर बाय अमर, अकबर एंड एंथनी इन अ फिक्स ट्रैवल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हाट कैन बी यू से अबाउट द स्पीड। ओके, तो अगर देखो कि कंसिडरिंग दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर ने जो डिस्टेंस कवर किया, अकबर ने जो डिस्टेंस कवर किया और एंथनी ने जो डिस्टेंस कवर, मान लिया कि उसको फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया, तो उसका स्पीड क्या है। तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए तो जैसा कि आप देखो डिस्टेंस लेना होगा, टाइम लेना होगा, उस हिसाब से आप स्पीड कैलकुलेट करके आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं देखूंगा जो करेक्ट आंसर देगा मैं उसको पिन कर दूंगा उसके कमेंट को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं। तो पहला तो आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम करते समय एकदम ध्यान से देखना, इसको करने के बाद आपको एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छे से समझ जाएगा। ओके, तो पहला आपने को बोला है टेक अ 1 मीटर लॉन्ग प्लास्टिक ट्यूब एंड कट इन इट लेंथ वाइज इंटू टू हाफ्स। यानी कि आपको एक प्लास्टिक ट्यूब लेना है 1 मीटर का और उसको बीच में से कट करना है लेंथ वाइज। तो मैंने एक प्लास्टिक का ट्यूब ले लिया, ओके, उसके बाद मैंने उसको बीच से कट कर दिया। तो जैसे कि आप देखो बीच से कट कर दिया। अब जब कट होने के बाद ये दो कुछ इस तरह से सेपरेट पीसेस हमारे पास आ जाएंगे। तो उसके बाद देखते क्या बोला है, टेक वन ऑफ द चैनल शेप्ड पीस, प्लेस वन ऑफ इट्स एंड ऑफ द ग्राउंड एंड होल्ड द अदर एट ए अमाउंट फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि हमको क्या बोला है कि इन दोनों में से एक चैनल लेना है, उसमें से किसको एक एंड ऑफ द ग्राउंड पे रखना है और होल्ड द अदर, थोड़ा एक को किसी हाइट पे पकड़ के रखना है। यानी कि ये हमारा ग्राउंड हो गया, इस पे हम लोग ने इस दोनों चैनल को इस तरह से पकड़ के रख लिया है। तो जब अभी हम लोग को नेक्स्ट क्या बोला है, टेक अ स्मॉल बॉल एंड रिलीज इट फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द चैनल। यानी कि एक स्मॉल बॉल लेना है, उसको अपर एंड पे से हमको क्या करना है, रिलीज करना है। रिलीज करना है ताकि उस चैनल के अंदर से वो बॉल पास हो जाए। तो जैसे कि आप देखो मैंने रिलीज किया, वो बॉल सिंपली पास हो गया चैनल के अंदर से, क्योंकि चैनल हॉलो था। तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या पूछा है, इज इट्स वेलोसिटी द सेम एट ऑल पॉइंट। पूछा क्या है, उसका जो वेलोसिटी है वो सब जगह सेम होने वाला। तो वो द आंसर इज नो, वेलोसिटी सब जगह सेम नहीं होगी। क्योंकि इसके अंदर एक्सेलरेट हो रहा है, धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा। क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में। चलिए आगे देखते हैं और क्या पूछा है, ऑब्जर्व हाउ द वेलोसिटी चेंजेस एट इट्स मूव फ्रॉम टॉप टू द मिडल एंड टू द बॉटम। तो जैसा कि देखो जब टॉप पे रहेगा वेलोसिटी लेस रहेगी, जब मिडल पे आएगा वेलोसिटी इंक्रीज होगी और जब एकदम बॉटम पे आ जाएगा वेलोसिटी 0 होगी। तो ये चेंजेस आ गए वेलोसिटी में। तो आपको इधर एक्सप्लेनेशन भी दिया है। अभी पहले इधर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन दिया है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन। यानी कि वेलोसिटी के जो चेंज हो रहे हैं उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे। ओके, अभी हम लोग देखो आपको टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरह से फॉर्मूला दिया है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होता है, वेलोसिटी का कितना चेंज होता है अपॉन टाइम। और इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी इज यू एंड इट टाइम टी इट चेंज टू फाइनल वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन हो जाता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको सम्स में इंपॉर्टेंट है, आपको सम्स में काम लगेगा, आप इसको याद कर लेना।
स्पीड का भी याद कर लेना, वेलोसिटी भी का याद कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अभी क्या बोला है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड देन इट इज सेड टू बी हैव अ एक्सेलरेट मोशन। एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन कैन हैव टू टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। यानी कि जब वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है सर्टेन पीरियड में, तो उसका जो वो बोलेंगे कि इट हैज़ बीन एक्सेलरेट मोशन, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसके पास एक्सेलरेट मोशन है, यानी कि धीरे धीरे उसका जो मोशन है वो एक्सेलरेट हो रहा है, बढ़ रहा है। और मोशन और एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन कैन हैव टू टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं एक ऑब्जेक्ट के पास जो कि मोशन में है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इन द बिगनिंग ऑफ इट्स मोशन इवन इट इज व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उसके बिगनिंग मोशन में, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u जो होता है वो 0 हो जाएगा इस समय, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, रेस्ट में था ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट एट द एंड ऑफ इट्स मोशन व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी। यानी कि लास्ट में आकर रेस्ट हो जा रहा है, तो इस समय क्या होता है मालूम है, इस समय फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाती है। ओके तो इस तरह से दो टाइप्स के हमारे पास एक्सेलरेट है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ मोशन है। पहला जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और उधर से मोशन स्टार्ट हो रहा था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। और जब ऑब्जेक्ट मोशन में था और रेस्ट पे आ रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ये टर्म, यही कंसेप्ट आपके सम्स में यूज़ होता है और यही कंसेप्ट काफ़ी कंफ्यूज करता है, जिसकी वजह से हमारे सम्स रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये कंसेप्ट को ध्यान से समझ लीजिएगा और इसको अप्लाई करते समय काफ़ी अच्छे से सोच समझ के आप इस कंसेप्ट को अप्लाई करना, ताकि आपका जो सम्स है वो रॉन्ग ना हो। तो चलिए आगे देखते हैं हमारे एक्सेलरेशन में कौन सा टर्म है। तो इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेम जैसे यूनिफॉर्म स्पीड था, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, वैसे इधर है। अगर इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है इक्वल टाइम में तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नहीं तो अगर वो अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है इक्वल टाइम में तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। तो ये जो है इसमें आपको बताया जाएगा कि कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, कब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है और कब एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो देखते हैं एन ऑब्जेक्ट कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। ओके लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को या तो अपने स्पीड को डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा नेगेटिव में। ओके तो ये कंसेप्ट है कि क्या होता है पॉजिटिव और क्या होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसके बाद इन द केस द एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी when the velocity of an object decreases with time it is the negative acceleration। सिमिलर मैंने बोला कि जब एक्सेलरेशन है, जब एक्सेलरेशन को तब नेगेटिव माना जाता है जब वेलोसिटी का डिक्रीज होता है विद टाइम में। जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया जाता है, जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होती है एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डिसेलरेशन। इट इज डायरेक्शन इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन भी बोलते हैं। इस डायरेक्शन जो इसका डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन से अपोजिट होता है, यानी कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। ओके तो ये आपको समझा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द टाइम इट इज सेड टू बी जीरो। तो सिंपल है, अगर एक कार है वो अगर एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करती जा रही है, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ओके तो हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने ये देखा कि जब एक कार, अभी मान लेते कार है, कार अपनी स्पीड बढ़ा रही है, अपनी वेलोसिटी बढ़ा रही है, इधर आप स्पीड नहीं लोगे, इधर वेलोसिटी लोगे, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो उसके लिए आप एक्सेलरेशन लोगे। तो जब अपनी जो कार है वो स्पीड बढ़ा रही है एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, जब कार स्पीड कम कर रही है एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, और जब कार स्पीड चेंज ही नहीं कर रही हो सेम स्पीड में चलते जा रही है तो एक्सेलरेशन जीरो। क्या रेस्ट में भी एक्सेलरेशन जीरो होगा? हाँ रेस्ट में भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो हमेशा जीरो ही रहेगी ना।
तो चेंज इन वेलोसिटी नथिंग, उसके लिए एक्सेलरेशन इज 0। ओके, चलिए आज की वीडियो को इधर ही समाप्त करते हैं। तो आज के लिए हम लोग ने इतना ही टॉपिक देखा है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन देखा। उसके बाद हम लोग ने देखा एक्सेलरेशन, उसके बाद हम लोग ने देखा स्पीड एंड वेलोसिटी, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का हम लोग ने कंसेप्ट देखा, मोशंस का सब कंसेप्ट देखा। इसी तरह हम लोग ने काफ़ी सारे कंसेप्ट देखे आज। तो आपको सभी कंसेप्ट को रिवाइज करना है, और कुछ भी डाउट है आपको वीडियो को रिवाइंड करके देखना है, या तो फिर भी अगर नहीं हो रहा है, मेरे से कुछ भी आपको नहीं समझ रहा है, मैंने कुछ भी गड़बड़ किया हो वीडियो में, आप वो कमेंट करो, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगा उसका डाउट को, और आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। साथ ही साथ आप इसको अच्छी तरह से करना, क्योंकि इसके बाद हम लोग सम्स भी करेंगे। सम्स के पहले हम लोग कुछ बहुत जितने भी थियरीज पार्ट है वो कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने ऐसा वीडियो क्रिएट किया है यूट्यूब पे, ज़रूर सपोर्ट करना। तो आई होप, चलिए, मेरा मतलब बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि ये वीडियो मैंने ऐसा पहली बार शूट किया है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि बाकी आपके जो भी 9th के आपके क्लासमेट है उनको भी मदद हो जाए। और लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। पढ़ाई लर्नर आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। हर स्थिति में आपको कुछ भी डाउट हुआ, आप टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम का भी लूप ग्रुप का लिंक है जो मैंने नीचे दे के रखा है, आप उस पर जाकर कनेक्ट हो जाना, ताकि कुछ भी डाउट हो आप सीधा उधर मैसेज कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।